वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा इसका मैक्सिको। तो मैक्सिको देश की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडिया शिनबाम। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, जून 2024 में मैक्सिको देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे और उसमें जीत हासिल की थी क्लाउडिया शिनबाम ने। अब उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको के 66वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी होगी कि वह मैक्सिको देश की राष्ट्रपति बनने वाली पहली यहूदी हैं, यानी कि इनका धर्म क्या है? यहूदी धर्म। दोस्तों, यहूदी धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित कहाँ है? इजराइल में। ठीक है, तो क्लाउडिया शिनबाम का धर्म भी क्या है? यहूदी। दोस्तों, क्लाउडिया शिनबाम से पहले कौन मैक्सिको के राष्ट्रपति थे? तो उनका नाम था मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। और मैक्सिको के संविधान में ऐसा रूल है कि एक व्यक्ति एक बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे हमारे यहाँ कोई रूल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिको के संविधान में ये प्रावधान है कि एक व्यक्ति एक बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों, मैक्सिको है कहाँ? तो चलिए देखते हैं मैक्सिको की लोकेशन। तो ये आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और यहाँ पर स्थित है मैक्सिको। और ये क्या है? अमेरिका। दोस्तों, मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मैक्सिको किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यहाँ की करेंसी क्या है? मैक्सिकन पैसो। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 14वां सबसे बड़ा देश कौन है? मैक्सिको। मैक्सिको में चांदी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ये पॉइंट आप नोट कर लें। दोस्तों, मैक्सिको देश में अभी हाल ही में एक नया नियम बना है कि जो मतदाता हैं वो न्यायाधीशों का चुनाव भी कर सकते हैं। और मैक्सिको मतदाताओं को न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं डिक स्कोफ। हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्योक। वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं टू लैम। क्रोएशिया के पीएम बने हैं आंद्रेस प्लेंकोविच। और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है हल्ला टॉमस-डॉटे। लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं गीतानस नौसेदा। चाड के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इदरीस डेवी। तो ये सारी नियुक्तियां आप नोट कर लें। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक अगर आपको प्राप्त करनी है तो ये आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लें और फिर इसके बाद ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ये ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल होगा? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस जयशंकर। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में शामिल होंगे। अब ये बैठक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बैठक पाकिस्तान में होने जा रही है। तो पहले ये न्यूज आ रही थी कि इस बैठक में मोदी जी शामिल होंगे, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होंगे। तो ये बैठक 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली है। तो इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी शामिल होंगे। तो ये पिछले 9 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। इससे पहले दिसंबर 2015 में भारत की उस समय विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, तो वो पाकिस्तान के दौरे पर गई थी। और 2015 में ही पाकिस्तान पहुंच गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, यानी अचानक उनका दौरा हो गया था और वो लाहौर पहुंचे थे। ठीक है, उसके बाद से कोई भी मंत्री पाकिस्तान नहीं गया है और अब 2024 में डॉक्टर एस जयशंकर जी पाकिस्तान जाएंगे।
देखिए अब बात करते हैं एससीओ की। एससीओ क्या है? तो देखिए ये जो मैप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ देशों के नाम देख पा रहे हैं, जैसे रसिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। ये सभी देश एससीओ के मेंबर हैं। तो दुनिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये एससीओ देशों का संगठन है, यानी कि ये देश इसमें शामिल हैं। तो देखिए कितना बड़ा क्षेत्र शामिल है एससीओ में। तो एससीओ का गठन कब हुआ था? 15 जून 2001 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। और यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर कौन कौन हैं? तो इसके मेंबर हैं रूस, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। बेलारूस अभी 2024 में ही शामिल हुआ है एससीओ में। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें, ठीक है। एससीओ समिट 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित हुआ है। और इस बैठक में भी भारत की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर जी शामिल हुए थे। देखिए कुछ और सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो अभी क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? अमेरिका में। तो ये 2024 का अमेरिका में हुआ है। 2025 का कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में। अच्छा, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी आप नोट कर लें। तो क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? रूस में। G20 सम्मेलन 2024 कहाँ होगा? ब्राज़ील में। G7 सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? इटली में। G77 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? युगांडा के कंपाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किन भारतीय भाषा या भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। यानी कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से भारत में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 हो गई है। 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो तमिल 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तमिल भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था और ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी। अच्छा, कोई भी भाषा शास्त्रीय भाषा कब बनती है? तो जब वह 1500 या 2000 वर्ष पुरानी हो और उसका जो साहित्य हो वो मौलिक रूप से हो, यानी कि उस भाषा में किसी दूसरे भाषा का मिलान न किया गया हो, यानी कि वो अपने शुद्ध रूप में हो, तब उस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी शास्त्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में संशोधन करके और भाषाएं भी जोड़ी गई हैं। जैसे सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसी प्रकार से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को साल 2004 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों, भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं। तो देखिए, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा थी तमिल, जिसे 2004 में जोड़ा गया था और ये तमिलनाडु में बोली जाती है। संस्कृत दूसरी भाषा थी, इसे 2005 में जोड़ा गया था। तेलुगु की बात करें तो यह तीसरी भाषा थी, इसे 2008 में जोड़ा गया था। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है। कन्नड़ ये 2008 में जोड़ी गई थी, ये कर्नाटका में बोली जाती है। मलयालम 2013 में जोड़ी गई थी, ये केरल में बोली जाती है। उड़िया ये ओडिशा में बोली जाती है, इसे 2014 में ऐड किया गया था। मराठी इसे 2024 में ऐड किया गया है, ये महाराष्ट्र में बोली जाती है। पाली और प्राकृत बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रचलित है। बंगाली की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में, और असमिया की बात करें तो ये असम राज्य में काफ़ी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल में। तो केरल के कन्नूर के कल्यासेरी में ये संयंत्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और इस संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने। दोस्तों, अब सवाल आता है कि सुपर कैपेसिटर क्या है? तो सुपर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। जिस प्रकार से बैटरी होती है उसी प्रकार से ये सुपर कैपेसिटर होता है, ठीक है। इसे अल्ट्रा कैपेसिटर या डबल लेयर कैपेसिटर के नाम से जाना जाता है।
लेकिन इसकी क्षमता बैटरी से अधिक होती है। इस पॉइंट को आप याद रख लें। तो अब केरल के कन्नूर में ये संयंत्र स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर अब सुपर कैपेसिटर बनाए जाएंगे। देखिए, प्रथम घटना की बात हुई है, तो चलिए कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो 10 वर्षों के लिए सड़क सुविधा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला स्टेट कौन है? बिहार। दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है जापान में। दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया है वॉल्वो कंपनी ने। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन कौन है? अग्निबाण। और भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया है? पोलैंड देश को। भारत का पहला सौर मिशन कौन है? आदित्य L1। भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है? कोझिकोड। भारतीय सेना ने पहला अत्याधुनिक स्किन बैंक कहाँ शुरू किया है? आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीवन पर फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अब इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ये जो महोत्सव आयोजित किया जा रहा है या ये जो फोरम आयोजित किया जा रहा है, इसमें क्या होगा कि इसमें पर्यावरण से संबंधित जो फिल्में हैं वो दिखाई जाएंगी। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने और वन्य जीवन को बचाने के लिए चर्चाएं भी की जाएंगी। तो ये जो आयोजन है ये 3 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इस पूरे आयोजन को CMS वातावरण के नाम से भी जाना जाता है और यह आयोजन हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। तो यह एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फिल्म फेस्टिवल माना जाता है। 2024 में इसका आयोजन 3 से 5 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। इसमें पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। देखिए, यहाँ पर एक महोत्सव की बात हुई है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव डिस्कस कर लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। केरल में परिपली गज मेला आयोजित किया जाता है। केरल में ही विशु महोत्सव आयोजित किया जाता है जो कि मलयालम नया साल होता है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव मनाया जाता है। उत्तराखंड में फूल देई मनाया जाता है और ओडिशा में धनु यात्रा का आयोजन होता है। ओडिशा में ही नुआखाई त्यौहार आयोजित किया जाता है। असम में अम्बुबाची मेला और गुजरात में उत्तरायण का आयोजन होता है। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला और तमिलनाडु में पोंगल और पुथांडु का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह राजश्री बिरला जी को प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा ये पुरस्कार राजश्री बिरला को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर आप ये पिक्चर देखिएगा, ये हैं जगदीप धनखड़ जी, ये हैं राजश्री बिरला जी और ये हैं लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री जी। तो इन सब की उपस्थिति में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भारत या विदेश में रहने वाले भारतीयों को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की बोडो संस्कृति के पारंपरिक चावल से बनी बियर और खाद्य पदार्थों को GI टैग मिला है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम राज्य में एक प्रसिद्ध जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बोडो जनजाति। तो इस जनजाति के द्वारा चावल से बियर बनाई जाती है। तो इस बियर को अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो 3 प्रकार की बियर बनाई जाती है, तो इन तीनों प्रकारों को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा कुछ और फूड प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बोडो अरुनाई नाम का जो वस्त्र होता है उसको भी GI टैग प्रदान किया गया है। इस प्रकार से 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं असम राज्य के जिनको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये सारे प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, इनको आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं बोडो जनजाति की। तो बोडो जनजाति जो है असम राज्य के मूल निवासी माने जाते हैं और असम की कुल पॉपुलेशन में 5 से 6% बोडो जनजाति के लोग रहते हैं। तो बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की जो 6वीं अनुसूची है उसमें मैदानी जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। देखिए यहाँ पर GI टैग की भी बात हुई थी। तो GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और GI टैग उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जिनकी कुछ खास पहचान होती है, यानी कि वो किसी खास स्थान के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को
जीआई टैग प्रदान किया जाता है। दोस्तों, भौगोलिक संकेत अधिनियम 2003 जब प्रभावी हुआ था तब से ये जीआई टैग देने की परंपरा शुरू हुई थी और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। दोस्तों, 2024 में प्रदान किए गए जीआई टैग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे माजुली मुखौटे, ये असम से रिलेटेड हैं और असम के पांडुलिपि पेंटिंग को भी अभी जीआई टैग प्रदान किया गया था। क्रोकेट फीता शिल्प, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। चांदी तारकसी जो कि कटक ओडिशा से रिलेटेड है। लांजिया सौरा पेंटिंग ओडिशा से। डोंगरिया कौंदसाल, सिमलीपाल काई चटनी और कोरापुट काला जीरा चावल, ये सभी ओडिशा से रिलेटेड हैं, इनको जीआई टैग दिया गया है। और पश्चिम बंगाल के तंगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी, इसके अलावा कलोनूनिया चावल, इन सब को जीआई टैग दिया गया है। और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद और लांजिया सौरा पेंटिंग को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। वांचो लकड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, इसको भी जीआई टैग मिला है। अभी उत्तर प्रदेश के कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया था, जैसे बुंदेलखंड कठिया गेहूं, पीलीभीत बांसुरी, संभल अस्थि शिल्प, चित्रकूट लकड़ी शिल्प और खिलौने, मूंज शिल्प और रामपुर पैचवर्क, इन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए एआई टूल किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा महिला T20 विश्व कप के लिए एआई टूल लॉन्च किया गया है। और ये जो टूल है ये महिला विश्व कप के बारे में आपको सकारात्मक जानकारी प्रदान करेगा, यानी कि सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए ये टूल डेवलप किया गया है। आप सभी को पता है कि महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन यूएई में किया जा रहा है। देखिए, ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको ऊंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वेस्ट इंडीज की कप्तान है और ये जो साउथ अफ्रीका की कप्तान है, ये ऊंटों पर बैठी हुई है, यानी यूएई की झलक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। बाकी कप्तान जो है वो नीचे हैं। ये है हमारे देश की कप्तान हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का संबद्ध सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि भारत जो है वो इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का संबद्ध सदस्य बन गया है। यानी कि अभी ये पूरी तरह से सदस्य नहीं बना है, आने वाले समय में ये बन सकता है, लेकिन इससे ये जुड़ गया है। आपको याद रखना है कि ये जो इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम है, ये मेडिकल से संबंधित जो डिवाइस हैं उनको रेगुलेट करने वाला एक ग्रुप है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, जापान, यूके, ब्राज़ील, रसिया, चाइना, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और इसके अलावा WHO की जो नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये इसमें शामिल हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अल्जीरिया भी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य और नेपाल इस गठबंधन का 101वां सदस्य बना है। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य अभी हाल ही में बना है। भारत 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। अफ्रीकी यूनियन 2023 में G20 का नया सदस्य बना था। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये अभी हाल ही में ब्रिक्स के नए सदस्य बने हैं। और जुलाई 2024 में SCO का नया सदस्य बना है बेलारूस। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कितना खर्च करेंगे? आंसर हो जाएगा 1,01,321.61 करोड़ रुपए, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया जाएगा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा इन दोनों योजनाओं के लिए। इन दोनों योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कृषि और इसके क्षेत्रों को समग्र और वैज्ञानिक रूप से डेवलप करना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती कब मनाई गई है? तो 4 अक्टूबर को स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती मनाई गई है। इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, इंडिया हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, मोहन राज का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों, वह एक मलयालम अभिनेता थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को यह दिवस मनाया गया है। तो पशुओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
पहला खो खो विश्व कप 2025 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत। पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस इकाइयों का उद्घाटन किया है? असम। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर प्रतिबंध लगा दिया है? इजराइल। रिलायंस समूह किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करेगा? भूटान। भारत किस देश के सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हुआ है? जमैका। शहरी शासन सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? केरल। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुबई। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है? दिव्यांशी। बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश में शुरू हुआ है? UAE में। अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत अभियान के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 10 वर्ष। भारतीय नौसेना का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। आज के करंट अफेयर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार मतलब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा बताइए, अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? और जो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है इस साल, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तो ये सभी क्वेश्चन नोट कर लें। चलिए अब हम सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? पहला, किस राज्य में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पास किया गया है? पश्चिम बंगाल। पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी? साड़न, गुजरात। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है? 3 वर्ष। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? फ्रांस। इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन बने हैं? वी सतीश कुमार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इंग्लैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली बार यात्रा की है? ब्रुनेई। और भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। तो ये सभी क्वेश्चन नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका संबंध किस देश से है? तो वह पुर्तगाल देश से रिलेटेड है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर पुर्तगाल बताया हुआ है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। तो ये आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास में क्या होगा? तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप इस टेस्ट पास का यूज जरूर करें। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, पुरुष T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर आपको जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा।